नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। वक्त हो चुका है आज के इंटेलिजेंट न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस से। उत्तर प्रदेश में विभागों के बंटवारे को लेकर राजनीति तेज। अखिलेश यादव के पर्ची वाले पोस्ट पर भड़के ओपी राजभर। कहा सुभाषपा ज्वाइन कर लीजिए, मुख्यमंत्री से कहकर मंत्री बनवा दूंगा। तनखैया वाले बयान पर मुश्किल में आजम खान। रामपुर कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, 5,000 रुपए का लगाया जुर्माना। 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था विवादित बयान। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में धांधली पर बड़ा एक्शन। 200 प्राइवेट अस्पताल ब्लैकलिस्ट, 100 अस्पतालों का रोका गया भुगतान। सीएम योगी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। गोरखपुर में नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का किया गया शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया भूमि पूजन। बोले विकास पथ पर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कार्रवाई जारी। पीवी कुलकर्णी के बाद महाराष्ट्र की सीनियर बॉटनी टीचर दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय से बोले पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट, युद्ध खत्म नहीं हुआ तो बिगड़ेंगे हालात। बंगाल चुनाव का भी किया जिक्र। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की, जो जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान को रामपुर कोर्ट ने अब किस मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर हो रही सियासत की। अखिलेश यादव के पर्ची वाले तंज पर ओपी राजभर ने उन्हें क्या ऑफर दिया है, ये आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको सुनाएंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की डर्टी टॉक। बताएंगे कैसे एक छात्रा पर दबाव बनाना प्रोफेसर साहब को महंगा पड़ गया। इसके अलावा बात करेंगे आयुष्मान योजना की, जिसमें लापरवाही बरतने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कितने अस्पतालों पर गाज गिरी है, यह भी बताएंगे। बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल पुराने विवादित बयान को लेकर आजम खान को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई है। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है। साल 2019 मौका था लोकसभा चुनाव के प्रचार का। रामपुर में जब आजम खान वोट मांग रहे थे, उन्होंने ये बयान दिया जो देश की मीडिया की हेडलाइन बन गया। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया, जा रहे हैं। अधिकारियों को लेकर दिए विवादित बयान की गूंज रामपुर से लेकर चुनाव आयोग दिल्ली तक सुनाई दी। आजम खान के इस बयान पर चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद रामपुर के भाटे थाने में केस हुआ। आजम खान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में केस का ट्रायल चला और 16 मई को कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। रामपुर जेल में बंद आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कभी रामपुर के बेताज बादशाह माने जाने वाले आजम खान इस वक्त 100 से ज्यादा मुकदमों से घिरे हुए हैं। एक वक्त था जब आजम खान रामपुर और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक छत्र साम्राज्य चलाते थे। रसूख ऐसा था कि रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन अब वही फायर ब्रांड नेता अपने सबसे मुश्किल और बुरे दौर से गुजर रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब विभागों के बंटवारे को लेकर जंग छिड़ गई है। सियासी अखाड़े में आमने सामने हैं योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा प्रमुख की एक पोस्ट को लेकर ओपी राजभर भड़क गए हैं। ओपी राजभर ने अपनी पोस्ट में तो इतना लिख दिया कि सीएम योगी से झगड़ा कर लूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह, मैं मनोज कुमार पांडे, मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
10 मई को मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन 6 दिन बाद भी विभागों का इंतजार। विभागों के बंटवारे में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? पेच कहां फंसा है? ये सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज रहे हैं। विभागों में बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव की इस पोस्ट के बाद तलवारें खिंच गई हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है। दरअसल अखिलेश ने लिखा था, क्या विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी? अखिलेश यादव ने ये पोस्ट उस वक्त किया जब उनका परिवार छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत के चलते गम में है और ओपी राजभर ने इसी को मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। ओपी राजभर लिखते हैं, अखिलेश यादव जी, अभी आपके भाई का देहांत हुआ है, पूरा परिवार परेशानी में है। यही वजह है कि मैं भी आपके दुख में शामिल हूँ। आपकी समाज को बांटने वाली राजनीति पर कहना लिखना बंद कर दिया था, लेकिन आप इतने सत्ता लोलुप हैं कि परिवार की गमी के बीच भी राजनीति सूझ रही है। दूसरों के घरों में क्या चल रहा है, इसकी आपको ज्यादा चिंता है। लगता है आपने लोक लाज त्याग दिया है। जरा 13वीं तक रुक जाइए, फिर विचारों की राजनीति कर ली जाएगी। कुछ आप हमें कह लीजिएगा, कुछ हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस व्यवहार को गोलोकगामी भाई देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? थोड़ा तो लिहाज कर लीजिए। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे की, तो आपको क्या लगता है कि कोई विभाग आपको भी मिल जाए? अगर इच्छुक हैं तो सुभाषपा ज्वाइन कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको एक विभाग का मंत्री बनवा कर रहूंगा। खैर, विभागों की लिस्ट का इंतजार तो सब कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो मंत्री जिन्होंने 10 मई को शपथ ली थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि क्या काम करना है, कौन से विभाग को संभालना है। विभागों की लिस्ट को लेकर कई दिनों से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी विभागों के बंटवारे का इंतजार ही हो रहा है। एक शिक्षक जिसका काम छात्रों का भविष्य संवारना है, उन्हें अच्छी शिक्षा देना है, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाना है। जब अपने मार्ग से भटक जाए तो सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। हम ये ज्ञान यूं ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके पीछे की वजह है लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसने एक छात्रा को फोन किया, उस पर पेपर आउट करके परीक्षा में मदद करने के बहाने मिलने का दबाव बनाया, लेकिन गुरुजी की इसी गलती ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए पहले। अच्छा, तो मिलने नहीं होंगी एक बार भी? इस बातचीत को सुनने के बाद आपको भी थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर अपने बच्चों को आप किसके हवाले छोड़ रहे हैं। बातचीत में जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह की है, जिसने बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा को फोन किया और मिलने का दबाव बनाया। असिस्टेंट प्रोफेसर ने फोन पर दावा किया कि उसने मेन सब्जेक्ट और इलेक्टिव दोनों के पेपर आउट कर लिए हैं और इसके लिए छात्रा एक बार उनसे मिलने के लिए आ जाए। पूरी बातचीत सुनिए तो आपको प्रोफेसर साहब की गंदी नीयत का पता चलेगा। जी सर। हाँ, बच्चा मम्मा ठीक है ना सब? जी सर सही है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए, हाँ जी सर। नहीं वैसे भी गए में तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं, ठीक है डार्लिंग। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए, सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं, बता दीजिएगा अगर कुछ होगा, ठीक है मैम? जी तो किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा, तो सर वैसे मैं पढ़ तो नहीं। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए पहले ही। अच्छा, तो मिलने नहीं आऊंगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें, इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो मतलब विदिन 7 days?
सर बस या तो सर एग्जाम्स अभी सर एग्जाम्स भी हैं, थोड़ा एग्जाम्स भी हो जाए फिर आते पर हैं मैं सर। कर रहा हूँ एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा सर, सर मैं ट्राई तो करती वही तो हूँ। करो, मैं पेपर देखने आ जाओ। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ, मैं घर पे देखती हूँ जिस दिन निकल पाऊंगी उस दिन आ ट्राई नहीं, जाऊंगी। आना पड़ेगा आपको बिल्कुल। जी सर। तो ठीक है, आ जाओ फिर 7 दिन के अंदर आ जाओ फिर, ठीक है। ओके सर, ओके सर। छात्रा को पता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर उसे बार बार क्यों बुलाना चाह रहे हैं। जब बातचीत खत्म हुई तो छात्रा ने क्या कहा वो भी सुनिए। So this man just called me and I told him that I don't want that paper, मुझे नहीं चाहिए वो paper, and he is forcefully trying to give it to me, so that I can just come to him. I can just go to his office and so that he can molest me once again. Okay. जो प्रोफेसर साहब इन गंभीर आरोपों में घिरे हैं, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। इनका नाम डॉक्टर परमजीत सिंह है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात हैं। मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले हैं और वर्तमान में पत्नी और 2 बच्चों के साथ लखनऊ में रहते हैं। छात्रा ने ही असिस्टेंट प्रोफेसर से बातचीत को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और फिर उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तुरंत ही एक्शन लेते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ जांच बैठा दी और हजरतगंज थाने में FIR भी दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। अभी नीट पेपर लीक का मुद्दा ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बातचीत के वायरल ऑडियो ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। यूपी में करप्शन के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। अब आयुष्मान योजना में धांधली को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर 200 प्राइवेट अस्पतालों पर गाज गिरी है, जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। 100 अस्पतालों में योजना को सस्पेंड करने और 100 अस्पतालों के पेमेंट पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अब योगी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसा है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत तय मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार ने 200 से ज्यादा निजी अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। करीब 100 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया है, जबकि 100 अस्पतालों को आयुष्मान योजना के पैनल से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की गई है। ब्लैकलिस्ट किए गए इन 200 से ज्यादा अस्पतालों पर गरीबों के इलाज में धांधली का आरोप लगा है। इन अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया और गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया था। सरकार के मुताबिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों के लिए तय 35 मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि कई अस्पताल जरूरी दस्तावेज और तकनीकी प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं कर सके। नई नियमावली के मुताबिक अस्पतालों के लिए निर्धारित 35 मानकों को पूरा करना अनिवार्य है, जिसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र, फायर सेफ्टी NOC, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता एवं हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री यानी HFR पंजीकरण सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। चिकित्सकों की डिग्री अथवा विवरण के अनुचित उपयोग की शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 95% से ज्यादा अस्पताल HEM 2.0 पोर्टल पर सफलतापूर्वक माइग्रेट हो चुके हैं, लेकिन करीब 200 अस्पताल तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। इनमें आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़ और मथुरा सहित कई जिलों के अस्पताल शामिल हैं। राज्य और जिला स्तर पर अस्पतालों की नियमित ऑडिट और मॉनिटरिंग कराई जा रही है। योगी सरकार ने आयुष्मान योजना में पंजीकरण के लिए 35 मानकों को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जांच में कई अस्पतालों की धांधली और नियमों में भारी लापरवाही सामने आई है। सरकार की इस कार्रवाई को आयुष्मान योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या इस सख्ती के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो जाएगा? पर जब मोदी के नारों की गूंज उठी तो ऐसा लगा मानो हजारों किलोमीटर दूर नीदरलैंड में एक छोटा भारत बस गया। तिरंगे की शान, भारतीय संस्कृति की रंगारंग छटा और प्रवासी भारतीयों के अपार उत्साह के बीच प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पीएम नीदरलैंड पहुंचे हैं। ये दौरा कूटनीति के साथ साथ भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक बन गया है।
नीदरलैंड के द हेग पहुंचने पर होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। हाथों में तिरंगा, चेहरों पर उत्साह और जुबां पर एक ही नारा, मोदी मोदी। लोगों का पीएम मोदी ने भी अभिवादन किया और लोगों का उत्साह स्वीकार किया। इस दौरान भारतीय मूल के एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर की एक सुंदर पेंटिंग भेंट की। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए उपहार स्वीकार किया। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य परफॉर्म किया। कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पीएम मोदी का वेलकम किया। द हेग में पीएम मोदी के नीदरलैंड दौरे पर भारतीय प्रवासियों ने भोजपुरी गीतों और हर हर मोदी के नारों से जोरदार स्वागत किया। द हेग में पीएम मोदी के कम्युनिटी इवेंट से पहले भारतीय मूल के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। कम्युनिटी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर भारतीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। शास्त्रीय और लोक नृत्यों से भारत की विविधता, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश की गई। लोगों की जोरदार तालियों और नारों के बीच पीएम मोदी हेग में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे। द हेग में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। दुनिया के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां हैं। पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से दुनिया जूझ रही है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा केवल प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रोब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठकों में सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा, जल प्रबंधन, सप्लाई चेन और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। पीएम मोदी का ये नीदरलैंड का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 2017 में यहाँ आए थे। मौजूदा दौरा भारत नीदरलैंड के आपसी संबंधों के एक अहम मोड़ पर हो रहा है और इसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। तो फिलहाल न्यूज लीडर के इंटेलिजेंट बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।